तो सभी विद्यार्थियों का एक बहुत लंबे अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। और अब हम आज हमारा पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है जब मैं इवैल्यूएशन पे गया था उससे पहले। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इतिहास की किताब का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम सबको पता है इस बारे में। तो उससे सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो एक छोटा सा रीकैप है जो हमने पहली क्लासेस में जो पढ़ा था उसके बारे में एक छोटा सा हम रिवीजन करेंगे ताकि सबको फिर से याद आएगा। हमने ये देखा था कि तो हमने ये देखा था कि एक टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट हमने देखा। टाइम लाइन हमारी शुरू होती थी ईसा यानी ईसा मसीह के जन्म से। सब बनाते रहो साथ साथ अपनी कॉपी पे। ईसा और सेकंड चैप्टर का नाम डाल लो। सेकंड चैप्टर स्टार्ट है क्लास 1 और आज की डेट। तो ईसा से हमारा हमने टाइमलाइन को इस तरह से अरेंज करना सीखा था पहली क्लासेस में, याद होगा सबको। तो जब हम ईसा से जब जिस साल ईसा मसीह पैदा हुए उसे हम 0 ईयर कह सकते। और फिर ईसा मसीह के पैदा होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया इस तरह से तो उसे कहा हमने आपको याद होगा उसमें हम कहते थे कॉमन एरा, उसे कहते सी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था उसे कहते थे BCE, बिफोर कॉमन एरा। सब चीजें हम कर चुके हैं, छोटा सा रिवीजन करा। तो हमने देखा था कि जो आपकी इतिहास की पहली किताब है जिसको आजकल हम पढ़ रहे हैं, इस किताब में 4 चैप्टर है, 4 थीम्स है। उसमें से पहली थीम हम कवर कर चुके हैं और वो थीम थी हमारी हड़प्पा सभ्यता वाली, जिसमें हमने हड़प्पा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। और हमने देखा था कि जो मैच्योर हड़प्पन पीरियड था वो था हमारा 2600 BCE से लेकर 1900 BCE। तो आपने पहले चैप्टर में जो कुछ पढ़ा था वो पढ़ा था उस समय की घटना जब ये समय था 2600 BCE से 1900 BCE का समय था। उस समय की घटनाएं हमने पहले चैप्टर में पढ़ी। और पहला चैप्टर आपका NCERT किताब का यहाँ समाप्त हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो शुरू हो रहा है 600 BCE से। 600 BCE तो यानी मैच्योर हड़प्पा पीरियड तो खत्म हो गया 1900 BCE में। उसके बाद जो पहला चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो। और अब जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट जो हम आज करने वाले वो शुरू हो रहा है 600 BCE से। और कहां से कहां तक चलेगा? 600 BCE से लेकर 600 CE यानी लगभग 1200 वर्ष। तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है तीनों इस पीरियड के, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड जो है वो तीनों इस पीरियड जिनको हमने 600 BC 600। तो इससे पहले हम सेकंड चैप्टर में इस दौरान क्या क्या हुआ ये देखें। पहले हमारे लिए ये जानना भी रोचक है कि ये जो पीरियड बचा है ये वाला 1900 से लेकर 600 BCE का पीरियड, 1900 से लेकर 600 BCE का पीरियड जो है इस पीरियड के दौरान क्या हुआ ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर तो यहां से शुरू होगा, लेकिन हमारा पहला चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है 1900 पर। अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे 600 पर। तो इस दौरान इस बीच के समय में क्या हुआ ये जानना चाहिए और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन दिया। तो जो आपका सेकंड चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर का जो स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है वो इस बात का उत्तर देता है कि 1900 BCE से 600 BCE के दौरान क्या था। तो सब अपनी किताब का जो सेकंड चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है वो दिखा।
ये लगभग 1500 साल का पीरियड है। 1900 BC से लेकर 600 BC के दौरान जो टाइम बीता है वो लगभग 1500 साल है, 1500 ईयर्स। तो इन 1500 ईयर्स के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या हुआ, तो ये बात आपके जो आपकी किताब है, जो आपका सेकंड चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियरली लिखी। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारी क्लास इंटरेक्टिव क्लास होती है, जिसमें आपको ही ये ढूंढकर पता लगाना होता है कि इस दौरान क्या है। तो पहला पैराग्राफ पर सब नजर डालें और उस पैराग्राफ में देखें क्या क्या मुख्य बातें हुई इस पीरियड में 1900 BC से लेकर 600 BC के बाद। तो जल्दी से अपना पहला पैराग्राफ को वो दूर करें और ये ढूंढें कि क्या क्या हो रहा है इस 1500 साल की अवधि के दौरान। 1500 साल की अवधि कौन सी है कि एक तरफ जहां हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई है 1900, उसका मैच्योर पीरियड खत्म हो गया, और उसके बाद 600 BC से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इस दौरान इस 1500 साल में क्या क्या, तो उसे जानना है हमें इस पहले पैराग्राफ जो आपके बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ पहला पैराग्राफ, उस यहाँ इस वाले पैराग्राफ। तो क्या क्या हुआ बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट घटना हुई इस दौरान, हाँ भाई खड़े हो सुजल, हाँ शुभम, तो पहली घटना क्या हुई 1900 BC से 600 BC के दौरान। हाँ तो वो तो खत्म हो गया 1900 में। अब उसके बाद के इस 1500 साल में क्या हुआ तुम्हारी किताब में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जल्दी से ढूंढो, हाँ बताओ, उसकी तरफ करो इसको। सर जो है ऋग्वेदा का कंपोज किया। वेरी गुड, नंबर 1 पॉइंट, वेरी गुड। सबसे इस पीरियड के दौरान सबसे पहला काम हुआ कॉम्पोजिशन ऑफ, जल्दी से सब नोट करो अपनी कॉपी में, कॉम्पोजिशन ऑफ ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेद का संकलन हुआ। ऋग्वेदा पहला काम ये हुआ, नोट करते जाओ इस दौरान क्या हुआ। इस 1500 साल की अवधि के दौरान सबसे पहला काम हुआ ऋग्वेद का संकलन हुआ। ऋग्वेद की स्थापना जो इकट्ठा किया गया और ऋग्वेद की मतलब रचना हुई कैसे। इसके अलावा बैठ जाओ। हाँ दूसरा काम क्या हुआ इसकी तरफ सेटलमेंट हुआ था। हाँ वेरी गुड। दूसरा काम हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में, भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट यानी कृषि बस्तियां बसने लगी। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स यानी कृषि बस्तियां बसने, इसका मतलब भारत के अलग अलग जगहों पर खेती होने लगी। भारत के अलग अलग जगहों पर खेती होने लगी और जो खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनके गांव बसने लगे इस पूरे पीरियड में भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम ये हुआ। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, वही लिखा वहीं पर लिखा, उसी पैराग्राफ में लिखा। तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, तीसरा महत्वपूर्ण काम देखो, अपनी किताब को ध्यान से देखो, वो लिखा है। अच्छा, जो आपने एग्रीकल्चर सेटलमेंट हुआ उसके नाम भी, उसके स्थान भी बताने कि कहाँ हुआ वो एग्रीकल्चर, तुम्हारी किताब में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। नॉर्थ इंडिया में हुआ, उत्तरी भारत में हुआ, दक्कन के प्लेटो में हुआ और कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में हुआ। तो इस तरह से इन जगहों पर तो खेती का विस्तार हुआ। और तीसरा काम हुआ कि एविडेंस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन, यानी पशु चारकों के आबादियों का भी हमें साक्ष्य मिलता है। पेस्टोरल पॉपुलेशन यानी बहुत से लोग ऐसे भी थे जो खेती नहीं करते थे बल्कि पशु चारण करते थे, जानवरों को पालते थे, उनसे अपनी आजीविका चलाते थे। तो ऐसे पशु चारक समुदाय का एविडेंस का साक्ष्य
हमें कहाँ कहाँ मिला है? हमें मिला है दक्कन में, और भी ज़्यादा दक्कन के अलावा और भी ज़्यादा जो दक्षिण, सुदूर दक्षिण, तो इन जगहों पर हुआ। ये सब नोट कर रहे हो। तीसरा काम ये हुआ पेस्टोरल पॉपुलेशन, यानी पशुचारक समुदाय। ये लिखना है अपनी कॉपी पर, कॉपी पर लिखते जाओ, ये पॉइंट्स आ रहे। तो पेस्टोरल पॉपुलेशन भी हमें वहां पर मिली है। कहां पर? दक्कन में और सुदूर दक्षिण। दक्कन का मतलब है जैसे जो आपका कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, इसे कहते हैं दक्कन। और सुदूर दक्षिण मतलब और भी नीचे, और भी ज्यादा दक्षिण में, यानी तमिलनाडु, केरल, उसे कहते हैं सुदूर दक्षिण। तो पेस्टोरल पॉपुलेशन यानी पशुचारक आबादी हमें कहाँ कहाँ मिली है? दक्कन में और सुदूर दक्षिण। तो ये भी एक काम हुआ। चौथा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ इस पीरियड में? तो चौथा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो है मेगालिथ्स, यानी महापाषाण दिखने शुरू हुए। अब ये मेगालिथ्स क्या होते हैं, महापाषाण क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेगालिथ्स यानी महापाषाण। महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थर, मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर। इस अवधि में लिख लिया भाई, साथ साथ लिखते जाओ, नोट करते जाओ। तो इस अवधि में यानी 1900 BC से 600 BC के दौरान, 1900 BC से 600 BC के दौरान हमें मेगालिथ्स का मतलब महापाषाण दक्षिण भारत में, एक तो दक्षिण भारत में और एक सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत और दक्षिण भारत में हमें कुछ बड़े बड़े पत्थर एक जगह रखे मिले। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, इतिहासकारों ने इस पर बड़ा रिसर्च किया और ये सोचा कि आखिर ये पत्थर क्यों रखे जाते हैं। तो वो पत्थर किसी की कब्र के ऊपर रखे जाते हैं, यानी कोई व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई, उसे जमीन में दफना दिया या उसका शव दहा करके उसके जो शव को जलाकर उसकी राख को गड्ढे में दबा दिया और उसके ऊपर उसकी समाधि के तौर पर, उसकी निशानी के तौर पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। तो ये रिवाज यानी कब्र पर बड़े बड़े पत्थर रखने का जो रिवाज है वो हमें सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में दिखाई देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था इस पीरियड में ये काम हुआ था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। और इसके अलावा एक और काम हुआ, वो है कि जो हमारा बेरियल ऑफ डेड्स, यानी जो व्यक्ति मर गए उनका किस तरह से शव दहा किया जाता था, किस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, उनको किस तरह से दफनाया जाता है, किस तरह जलाया जाता था, तो उसे कहते हैं बरियल ऑफ डेड्स। तो बरियल ऑफ डेड्स की अलग अलग तरीके भी हमें इस अवधि में मिलने लगे। हड़प्पा सभ्यता में जिस तरह से बरियल होता था, वहां जिस तरह से शवों को दफनाया जाता था या जलाया जाता था, उससे कुछ अलग तरीके हमें 1900 BC से लेकर 600 BC के दौरान की अवधि में मिलने लगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये हमारे जो 5 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें दिखाई दिए 1900 BC से 600 BC के दौरान जो हुए। तो इस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन लिखो सब जल्दी से, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, what were the important developments? What were the important developments in Indian subcontinent? What were the important developments in Indian subcontinent during the period starting from 600 BC to 600 CE? During the period starting from 600 BC to 600 CE. अब हिंदी में 600 BC से 600 CE
600 BCE से 600 CE के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में क्या प्रमुख ऐतिहासिक विकास दिखाई पड़ते हैं? क्या प्रमुख ऐतिहासिक विकास दिखाई पड़ते हैं? क्या प्रमुख ऐतिहासिक विकास दिखाई पड़ते हैं? तो ये 5 ऐतिहासिक विकास दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं सबको अच्छे एलोब्रेट वे में लिखकर किताब की सहायता से आपको इसका उत्तर तैयार है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 5 इंपॉर्टेंट बातें हमने अभी अभी देखी कि ये हमें इतिहास, ये हमें विकास दिखाई पड़ा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो गई। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पर हमारे जिस पर इस साल यानी 2024 में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि भाई 1900 से लेकर 600 BC के दौरान ये 5 बातें हुई, 5 इंपॉर्टेंट बातें। अब हम अपने सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर इन तीनों के मुख्य थीम पर आ रहे हैं, यानी 600 BC से लेकर 600 CE के दौरान क्या, इससे पहले क्या हुआ वो तो हमने देखा 5 बातें। अब 600 BC से 600 CE के दौरान क्या क्या हो रहा है इस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं, हालांकि वो आपकी किताब से रिलेटेड नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ इस पर बताना चाह रहा हूँ कि इस 1900 BC से 600 BC का जो पीरियड है इसे डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, यानी भारतीय इतिहास का जो इसे कहते हैं अंधकार युग। तो हेडिंग डालो, डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का अंधकार युग। ये क्या है? ये अलग से, ये हमारा, ये आपकी एनसीईआरटी किताब में नहीं है ये बात, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का अंधकार युग कौन सा, उसे ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ये जो 1900 BC से 600 BC का जो ये पीरियड है, इसको ही डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहते हैं। लिख लो कि ये अंधकार युग कौन सा है, डार्क एज कौन सा है, 1900 BC से 600 BC। किस पीरियड को, इस अवधि को डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको अंधकार युग क्यों कहते हैं, इसे डार्क एज क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि इस पूरे पीरियड में हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, हमारे हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्हें इस काल का इतिहास जानने के लिए कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरेरी एविडेंसेस ज़्यादा नहीं मिल पाए। इस वजह से इसे डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। तो लक्ष्मी खड़ी हुई है, बताइए भारत के इतिहास का अंधकार युग कौन सी अवधि को कहा जाता है? 1900 BC से लेकर 600 BC तक के युग को हम कहते हैं अंधकार युग। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सा, मतलब कि इतिहासकारों को बहुत से सबूत नहीं मिल पाए। क्या चीज नहीं मिली है? 2 चीजें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी पुरातात्विक साक्ष्य और लिटरेरी एविडेंसेस यानी जो ग्रंथीय साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, वो नहीं मिल पाए। इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री। सबको क्लियर हो गया ये बात? तो ये डार्क एज इन इंडियन, तो ये डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री जो है वो डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री की बात समझ में आ गई। तो ये तो था डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री। अब हम उस डार्क एज से आगे निकलते हैं, उस डार्क एज से आगे निकलकर आ रहे हैं 600 BC से 600 CE की अवधि के दौरान, और ये फिर से लाइटर फेज बन गया, यानी फिर से ये उजला पक्ष बन गया, उजला इतिहास का उजला खंड बन गया। क्यों? क्योंकि अब हमें इस काल के इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरेरी एविडेंसेस मिलने लगे। इसलिए ये था डार्क एज और ये है लाइट एज। ये डार्क एज थी, ये लाइट एज है, यानी ब्राइट एज है। इसका मतलब
अब हमें इस काल के इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे लिटरेरी एविडेंसेस मिल रहे हैं और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं। इसलिए इस काल को हम कह सकते हैं ब्राइट एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो मुस्कान खड़ी हुई है। 600 BCE से 600 CE तक का जो ये पीरियड है, इसे ब्राइट एज इन इंडियन हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? इसे ब्राइट एज इन इंडियन हिस्ट्री क्यों कहते हैं? अभी तो बताया। हाँ भाई, तू खड़ी हो। इसे ब्राइट एज इन इंडियन हिस्ट्री क्यों कहते हैं? इसे भारतीय इतिहास का उजला काल क्यों कहते हैं? अभी अभी बताइए बात। चांदनी तू बता भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, ये बैठे का दिमाग सो नहीं दे तू। क्लास में बैठ जाओ। चांदनी ने दोबारा से सुन लो। 600 BCE से 600 CE अवधि जो है, इसे हम ब्राइट एज इन इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान इतिहास जानने के लिए हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरेरी एविडेंसेस मिल रहे हैं, इसलिए इसको ब्राइट एज कहते हैं। और इसको 1900 BCE से 600 BCE को डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि उस समय के इतिहास को जानने के लिए, उस समय के पास्ट को जानने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस ज़्यादा नहीं मिली। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सब? अब हम बात कर रहे हैं अब हम शुरू कर रहे हैं इस पीरियड को, 600 BCE से 600 CE के दौरान का पीरियड, कि इस पीरियड में क्या हुआ। इस पीरियड में जो परिवर्तन हुए, इस पीरियड में जो परिवर्तन हुए उन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। दोबारा से सब अपनी कॉपी पे लिखो। 600 BCE से लेकर 600 CE तक का ये जो पीरियड है, इस पीरियड में क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटी, इसे जानने के लिए दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर तुम्हारी किताब में शामिल है। तो ये जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 जो है आपका, इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन जो है आपका, इस चैप्टर 2 में हम 600 BCE से 600 CE के दौरान 2 मुख्य बातों पर फोकस करें। एक को पॉलिटिकल हिस्ट्री, सब नोट करो, ये वाला चार्ट बनाओ। पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे हम। 600 BCE से 600 CE के दौरान क्या क्या राजनीतिक घटनाएं घटी, इस चैप्टर 2 में हम ये पढ़ेंगे। और चैप्टर 2 में दूसरी बात पढ़ेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री। इकोनॉमिक हिस्ट्री यानी आर्थिक इतिहास। इकोनॉमिक हिस्ट्री यानी आर्थिक इतिहास, यानी इस दौरान जो अर्थव्यवस्था है, जो उत्पादन है, व्यापार है, लेन देन है, प्रोडक्शन है, उन सब में क्या परिवर्तन है। तो चैप्टर 2 हमें 600 BCE से लेकर 600 CE के दौरान 2 बातों की जानकारी देगा कि इस 600 BCE से 600 CE के दौरान पॉलिटिकल मामलों में, राजनीतिक मामलों में क्या क्या परिवर्तन हुए, और इकोनॉमिक, आर्थिक मामलों में क्या क्या परिवर्तन। ये चैप्टर 2। और चैप्टर 3 में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 में भी इसी 600 BCE से 600 CE के दौरान की बातों को पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे सोशल हिस्ट्री, यानी इस दौरान हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन है, सोशल हिस्ट्री। इसे हम पढ़ेंगे सोशल हिस्ट्री, यानी समाज में क्या क्या परिवर्तन है। ये नोट करते जाओ साथ साथ, ये पूरा चार्ट बनाना सब। और चैप्टर 4 में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4 में
चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कल्चरल हिस्ट्री, सांस्कृतिक इतिहास के संस्कृति में क्या चेंज है, कल्चरल हिस्ट्री। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो आपकी पहली किताब के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स हुए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स, वो कौन से पीरियड से संबंधित हैं, 600 BC से 600 CE, और उनको अलग अलग हिस्सों में बांट के 3 चैप्टर, इस पूरे पीरियड को अलग अलग हिस्सों में बांट कर ये 3 चैप्टर बनाए गए। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे इस पीरियड में पॉलिटिकल चेंज क्या हुए और इकोनॉमिक चेंज क्या हुए। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे हमारे सोशल चेंजेस क्या हुए, समाज में क्या परिवर्तन हुए। और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कल्चरल चेंज क्या हुए, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 2, उसका पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या, पॉलिटिकल चेंजेस, राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए इस 600 BC से 600 CE के दौरान। लेकिन उससे भी पहले मैं जो अभी 2024 में जो क्वेश्चन आया है आपका बोर्ड के पेपर में, एक वो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, और इसमें आप देखोगे कि ये बहुत ही बहुत जिसे कहते हैं ना ब्रिलियंट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर क्वेश्चन पूछा, तीनों चैप्टर को मिलाकर ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जो हमें लिखवाने जाते हैं। तो इसका मतलब इतिहास का जो अध्ययन है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हमें करना है, सबको मिलाकर करना है, चैप्टर सारे एक दूसरे से जुड़े हुए। तो जरा क्वेश्चन लिखो सब। क्वेश्चन है, हाँ पहले हिंदी में लिखवा, आरंभिक भारतीय इतिहास में, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आरंभिक राज्यों कौमा साम्राज्यों और विभिन्न विचारधाराओं के उद्भव का काल था। विभिन्न विचारधाराओं के उद्भव मतलब प्रारंभ, उसका विकास का काल था। ये जो पूरा सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद देखो, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और विभिन्न विचारधाराओं के उद्भव का काल था। आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और विभिन्न विचारधाराओं के उद्भव का काल था। पूर्ण विराम के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद, इस कथन को न्याय संगत ठहरे। अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे पूछा, तो इंग्लिश में लिखो, द 6th century BCE, the 6th century BCE was a period of emergence of early states, empires and diverse thoughts, in the early Indian history. Diverse thoughts in the early Indian history. Full stop. Inverted comma closes. ये भी जो सेंटेंस था inverted comma. Inverted comma close करने के बाद देखो, justify the statement. Justify the statement. तो ये क्वेश्चन अभी आया है 2024 का पेपर जो अभी हम चेक करके आए हैं, और जैसे मैंने बताया कि अब तक 3-4 स्टूडेंट ऐसे मिले जिनके 79 आउट ऑफ 80, और उनके जो वो होता है प्रैक्टिस, जो प्रोजेक्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है,
उसमें भी तो वो अच्छे स्टूडेंट है तो उनको 20 में से 20 ही मिले होंगे, तो यानी उनके 99/100 इतने मार्क्स हैं। तुम्हारे भी आ सकते, तुम्हारे 100 भी आ सकते हैं अगर सिस्टमेटिक ढंग से जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं उस तरह से तैयारी करो इतिहास की, तो पूरे 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है, सॉरी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो अभी क्वेश्चन अभी मैंने लिखा है। इस चैप्टर में मतलब ये जो अभी क्वेश्चन मैंने लिखवाया है, इस क्वेश्चन में हमारे चैप्टर 2 का पॉलिटिकल हिस्ट्री और चैप्टर 4 का कल्चरल हिस्ट्री पार्ट शामिल है। इस क्वेश्चन के आंसर में दो चैप्टर्स को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया। दो चीजें पूछी कि इस 600 BCE से 600 CE के दौरान या 600 BCE में एक तो नए स्टेट्स एम्पायर्स बन रहे थे और नए थॉट्स डेवलप हो रहे थे। तो स्टेट्स और एम्पायर की बात हम करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में चैप्टर 2 में, और थॉट्स की बात करेंगे, विचारों की बात करेंगे कल्चरल हिस्ट्री। तो यानी दो चैप्टर्स को मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा। तो देखते हैं कि भाई जब ये क्वेश्चन आया तो इसमें हमें क्या क्या बातें बतानी कि इस वाले जो भी मैंने क्वेश्चन लिखवाया कि 600 BCE में क्या क्या हुआ। एक तो तुम्हारे क्वेश्चन में बताया, एक तो बताने के नए स्टेट्स, नए राज्यों का विकास हुआ, ये सब बनाओ साथ साथ, नए स्टेट्स यानी नए राज्यों का विकास हुआ। दूसरा नए एम्पायर्स यानी साम्राज्यों का विकास हुआ, नोट कर ले। और तीसरा नए थॉट्स यानी के नए विचारों का डेवलपमेंट हुआ। ये क्वेश्चन का जो बेसिक चीज है उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या, वो क्या पूछ रहा है, 3 चीजें पूछ रहा है क्वेश्चन। और जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन को समझ के लिखा है आंसर, उनके आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट है, उनको 99 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई हैं। इस क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई हैं कि भाई बताओ 600 BCE में एक तो नए स्टेट्स बन रहे थे, उनके बारे में बताओ, नए एम्पायर बन रहे थे, उनके बारे में बताओ, और नए थॉट्स डेवलप हो रहे थे, उनके बारे में बताओ। 3 बातें बताएं। तो यानी एक स्टूडेंट ने जिसको 99 मार्क्स मतलब जिसको 79 आउट ऑफ 80 दिए हैं, तो उसने इसी तरीके से इनको 3 हिस्सों में तोड़ के बताया था कि भाई इस दौरान ये 3 बातें, तो क्या क्या बात हुई। सबसे पहले कौन कौन से नए स्टेट्स बन रहे, अभी इसी सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नए स्टेट्स बन रहे। तो नए स्टेट्स जो बने थे वो 16 नए स्टेट बने, और उन नए 16 स्टेट्स को हम कहते थे महाजनपदास। महाजनपद, हिंदी में महाजनपद और इंग्लिश में महाजनपदास। तो ये बात देखो, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से नए स्टेट्स बन रहे थे। 16 नए स्टेट बने थे, 16 नए स्टेट्स, और उन नए स्टेट्स को कहते थे महाजनपद। महाजनपदों के बारे में देखो, तुम्हारे क्लास के चार्ट पिछले साल के बच्चों ने बना के रखे हैं। 16 महाजनपद, सबसे ऊपर वाले जो चार्ट, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद तुम्हारी किताब में नाम लिखे, मगध था, कौशल था, अवंती था, कुरु था, पांचाल था, बहुत सारे तुम्हारी किताब में है, आप खुद देखोगे पढ़ोगे। तो महाजनपद नए 16 बने, ये तो बने नए स्टेट्स। इसके अलावा इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल जो महाजनपद बना वो था मगध। तो आपको अपने आंसर में बताना है कि भाई कौन कौन से नए स्टेट बने, 16 महाजनपद बने, उनके नाम लिखने, और फिर यह बताना है कि इन 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा समृद्ध
जो महाजनपद था वो मगध था। तो एक हिस्सा तो इसके बारे में लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। फिर वो पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नए एम्पायर्स भी बने, नए साम्राज्य भी बने। अब पहले एक बात बताओ, स्टेट्स और एम्पायर यानी राज्य और साम्राज्य, इनमें क्या अंतर है बताओ। स्टेट से एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पर मतलब राजा राज करता है, लेकिन एम्पायर जो है एक ही राजा राज करता है और कई स्टेट्स का। हाँ ठीक है, मतलब सिंपल मोटे तौर पे ये बात कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी स्टेट का मतलब तो छोटी भौगोलिक इकाई, छोटा राजा, उसका जो राजा होगा छोटा राजा होगा। और साम्राज्य मतलब ऐसा बड़ा शक्तिशाली राजा जिसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला, उसका साम्राज्य। तो अब हमें देखना है कि स्टेट की बात तो कर ली, अब बात है एम्पायर। इस काल में कौन सा एम्पायर बना? इस काल में जो सबसे प्रमुख एम्पायर जिसके बारे में हमें पढ़ना है किताब में, वो है मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। फिर उसके बारे में लिखना है, नोट कर लो फटाफट। तो साम्राज्य कौन सा बना? मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, वो बना मौर्य साम्राज्य। और उसके बारे में लिखना है कि मौर्य साम्राज्य को अभी हम एक करके पढ़ेंगे। अभी तो मैं उसका एक तरह से तुम्हें एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आंसर का, कि आंसर में कैसे लिखना है। पहले स्टेट्स के बारे में लिखना है, 16 महाजनपद और मगध के बारे में। फिर एम्पायर्स के बारे में लिखना है कि मौर्यन एम्पायर बना, उसके बारे में लिखना है कि वो कैसा करा कैसा था। और फिर थॉट्स। तो ये दोनों चीजें तो सेकंड चैप्टर के पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले टॉपिक में आ जाएंगे। स्टेट और एम्पायर ये तो हमारे इसी टॉपिक में आ जाएंगे, मतलब सेकंड चैप्टर वाले में आ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक थॉट्स की बात आती है, ये हम पहुँच गए चौथे चैप्टर। तो आप देखो कि क्वेश्चन 2 चैप्टर्स को मिलाकर पूछा है। ये क्वेश्चन 2 चैप्टर्स को मिलाकर पूछा है। एक तो स्टेट और एम्पायर तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में आ गया सेकंड चैप्टर में, और थॉट्स जो है वो कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट है, सांस्कृतिक इतिहास का पार्ट है। तो इस दौरान मतलब इस काल में थॉट्स भी नए नए डेवलप हो रहे थे। वो क्या डेवलप हो रहे थे थॉट्स? तो जो हम देख सकते हैं इसके बारे में, जो इसमें एक सेकंड मैं अभी आपको पेज नंबर बताता हूँ जहाँ पर ये बात लिखी है। हाँ देखो पेज नंबर 85 में बात, पेज नंबर 85। इस पेज नंबर 85 में जो 2.3 है डिबेट्स एंड डिस्कशंस, उसमें उस पैराग्राफ के सेकंड लाइन में लिखा है 64 थॉट्स और फैक्ट्स, 64 फैक्ट्स और थॉट्स ये डेवलप हुए इस पीरियड में। 64 प्रकार के नई विचारधाराएं, 64 प्रकार के संप्रदाय इस पीरियड में पैदा में इनका विकास हुआ। सेक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्ट का मतलब होता है एक संप्रदाय जिसमें एक मतलब उस सेक्ट का कोई महापुरुष होता है, वो अपनी शिक्षाएं देता है और उसके बहुत सारे शिष्य होते हैं। उस समूह को कहते हैं ये सेक्ट है, ये संप्रदाय। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण का समूह। तो उसमें जो हमारे विवेकानंद जी के गुरु थे राम परमहंस, तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी, उनके बहुत सारे जो शिष्य बन गए। तो उनके उस पूरे समूह को हम एक सेक्ट, एक संप्रदाय कहते हैं। ऐसे ही गुरु नानक एक प्रीचर थे, उन्होंने शिक्षाएं दी, उनके शिष्य बहुत सारे बन गए जिन्हें आज हम सिख कहते हैं। तो ये एक सेक्ट है। हालांकि ये जो गुरु नानक वाली बात है, ये तो मध्यकाल की यानी मीडिएवल हिस्ट्री की बात है, सेकंड बुक की बात है। हमें पढ़ना है कि एंशिएंट इंडिया में यानी 600 BC से 600 CE के दौरान कौन कौन से सेक्ट बने। तो मैंने आपको आपकी किताब में दिखाया, पेज नंबर 85 पे लिखा है 64 सेक्ट्स। 64 बड़े बड़े विचारक पैदा हुए जिन्होंने अपनी शिक्षाएं दी और उनके हजारों शिष्य बन गए।
तो ऐसे 64 सेक्ट्स में से कुछ के नाम भी बताने हैं आपको कि कौन कौन से 64 सेक्ट बने, उनमें से सबसे प्रमुख कौन से थे। उनमें सबसे प्रमुख जो सेक्ट था वो था बुद्धिज्म, बुद्ध का सेक्ट। बुद्ध बहुत महात्मा थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने लोगों को दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाया, तो उनके बहुत सारे शिष्य बन गए। तो उनके सेक्ट बना, उनके जो थॉट्स थे वो बुद्धा के थॉट्स थे। तो एक सेक्ट तो बुद्धा का था, एक सेक्ट था महावीर का, जिनके शिष्य जैन कहलाते हैं। ये नोट करो साथ साथ। 64 सेक्ट्स में से कुछ मुख्य सेक्ट बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुद्ध का सेक्ट, एक महावीर का सेक्ट। बुद्ध के अनुयायी कहलाते हैं बौद्ध और महावीर के अनुयायी कहलाते हैं जैन। लिख भी लो इसके नीचे, बुद्ध के सेक्ट कहलाते हैं बौद्ध, महावीर के अनुयायी कहलाते हैं जैन। लेकिन केवल ये तो दो ही हैं, और भी बहुत सारे सेक्ट थे। उनके नाम आपको बता रहा हूं। पेज नंबर 87 निकालो, 87, पेज नंबर 87। और पेज नंबर 87 पर एक बॉक्स दे रखा है, फैटलिस्ट एंड मैटेरियलिस्ट। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है नियतिवादी और भौतिकवादी। अब ये क्या होते हैं नियतिवादी, फैटलिस्ट कौन होते हैं? नियतिवादी, नियति का मतलब होता है भाग्य। तो ऐसे गुरु पैदा हुए, ऐसे दार्शनिक हुए जो कहते हैं मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ उसका भाग्य पहले से भगवान ने लिखा हुआ है, अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, जो उसके भाग्य में लिखा उसके साथ वही होगा, उसे कहते हैं नियतिवादी। तो ऐसे नियतिवादी गुरु कौन थे, उनका नाम ये पूरे पैराग्राफ में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वो थे मक्खाली गौसाल, लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में, उसी मक्खाली गौसाल। और मक्खाली गौसाल कौन थे? वो थे फैटलिस्ट, नियतिवादी। वो भाग्य में विश्वास करते थे, भगवान ने जो लिख दिया बस लिख दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वही होगा, जो पहले से लिखा हुआ है वही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसको कहते हैं नियतिवादी, फैटलिस्ट। और फैटलिस्ट का जो गुरु थे वो थे मक्खाली गौसाल। और मक्खाली गौसाल का जो सेक्ट था, जो संप्रदाय था, उसे क्या कहते थे? आजीवक। लिखा हुआ किताब में, और तुम भी अपने चार्ट में लिख लो, आजीवक। तो आजीवक संप्रदाय आया था। आजीवक संप्रदाय किसका था? मक्खाली गौसाल का। और मक्खाली गौसाल का जो आजीवक संप्रदाय था, जतिन तू खड़ा हो जा, जो मक्खाली गौसाल का आजीवक संप्रदाय था उसकी क्या शिक्षा थी? जो भाग्य ने लिख दिया वही होगा, अब हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, जो लिखा हुआ वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये भाग्यवादी लोग, फैटलिस्ट। तो आजीवक संप्रदाय के कौन थे अध्यक्ष? मक्खाली गौसाल। और ये क्या थे? फैटलिस्ट। और इनका संप्रदाय क्या कहलाता था? दिव्या बताएगी। इनका संप्रदाय क्या कहलाता था? मक्खाली गौसाल का संप्रदाय अभी अभी तो लिखवा है, आजीवक। आजीवक संप्रदाय था इनका। मक्खाली गौसाल का संप्रदाय था, बैठ जाओ, मक्खाली गौसाल का संप्रदाय, बैठ जाओ, मक्खाली गौसाल का संप्रदाय था आजीवक। और आजीवक की क्या शिक्षा थी? आजीवक की क्या शिक्षा थी? नियतिवादी थी। इसका मतलब क्या है? जो भाग्य में लिखा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये किसने कहा? मक्खाली गौसाल। और वो उनका संप्रदाय क्या कहलाता था? आजीवक। तो ये मक्खाली गौसाल थे। और एक और संप्रदाय था जिनको कहते हैं मैटेरियलिस्ट। और उस यानी भौतिकतावादी, मैटेरियलिस्ट यानी भौतिकतावादी। तो भौतिकतावादी जो संप्रदाय था उसके गुरु कौन थे? वो थे अजीत के शंबलिन। लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ में, इसी बॉक्स में, अजीत के शंबलिन। अजीत के शंबलिन। और इनके संप्रदाय का क्या नाम था? इनके संप्रदाय का नाम था
लोकायत, लिख लो जल्दी से। अजीत केश कम्बलिन मैटेरियलिस्ट थे, भौतिकतावादी थे, और उनके संप्रदाय का नाम क्या था? लोकायत। लोकायत। और ये किस बात में विश्वास करते थे? ये भौतिकतावाद में विश्वास करते थे, मैटेरियलिज्म में विश्वास करते थे। मैटेरियलिज्म क्या होता है? भौतिकतावाद क्या होता है? भौतिकतावाद ये है कि मरने के बाद किसके साथ क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जब तक जिंदा हो खूब मौज से रहो, उधार लेकर भी घी पियो। यही कहते थे वो कि जब तक जिंदा हो तब तक खूब ऐशो आराम से खूब मौज से रहो, मरने के बाद कहीं बड़े धर्म के काम करो, बड़े परोपकार के काम करो, तब मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। और अगर हम कुछ दूसरों को सता के उनसे पैसा छीन लेंगे तो हमें बड़ा नर्क मिलेगा। तो कहते ना स्वर्ग है ना नर्क है, मरने के बाद किसको क्या पता। इस समय तुम्हें जो पैसे मिल रहे हैं उसे लूटो और उसका खूब एंजॉय करो। तो इसको कहते हैं भौतिकतावाद, इसे कहते हैं भौतिकतावाद। तो भौतिकतावादी, हाँ मैं नितिन खड़ा हो जाए। भौतिकतावादी संप्रदाय के गुरु कौन थे? अजीत केश कम्बलिन। और उनके संप्रदाय को क्या कहते थे? उनको क्या कहते थे? लोकायत। लोकायत, ठीक है, तो बैठ जाओ। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। दोबारा से देख लो इस बात को। ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन आया, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। इसमें पहले आपको बताना है कि 600 BC में जो नए स्टेट्स बने उनमें 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली मगध। और फिर एम्पायर बने जिनमें था मौर्यन एम्पायर। और नए थॉट्स डेवलप हुए, कौन कौन से? 64 सेट्स, 64 तरह के विचारधाराएं पनपी। उनमें से 4 मुख्यों के बारे में हमने बताया। एक तो बुद्ध का बौद्ध धर्म, दूसरा महावीर का जैन धर्म, तीसरा मक्खाली गौसाल। मक्खाली गौसाल का क्या था? आजीवा, जो थे फैटलिस्ट, जो भाग्य में विश्वास करते थे। और फिर अजीत केश कम्बलिन, इनका क्या था? लोकायत, जो मैटेरियलिज्म में विश्वास करते थे, भौतिकतावाद विश्वास करते। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम इस 8 नंबर के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ यही समाप्त कर दें। और सबको अपनी कॉपी पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना, अभी लिखना, यही बैठ। ओके।